हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्य एग्रीकल्चर रैंकर्स अकेडमी। मैं आपका राजधानी। और आज ये जो हमारी सीरीज है ह्यूमन वैल्यू एंड एथिक्स की, उसमें हमारा पहला लेक्चर है जिसका नाम है ह्यूमन वैल्यूज़ यानी मानव मूल्य। ओके, तो पहले हम इसका परिचय देखेंगे कि इसका परिचय क्या है। पहले मैं इसे अपने शब्दों में बता देता हूँ कि ह्यूमन वैल्यूज़ होती क्या है। देखिए, ये विशेषताओं का एक समूह होता है। क्या होता है? ह्यूमन वैल्यूज़ जो होती हैं यानी मानव मूल्य जो होते हैं वो विशेषताओं का एक समूह होता है। ठीक है, जो कि हमारे आचरण, हम जो दूसरों से व्यवहार करते हैं उसमें झलकता है। ओके, हमारा आचरण दूसरों के प्रति मानवीय यानी नैतिकतापूर्ण हो या फिर मानवीय मूल्यों को प्रदर्शित करे, ऐसा होना चाहिए। ओके, तो इस सेट में होता क्या क्या है, ये जो मूल्य होते हैं इसमें होता क्या क्या है? ईमानदारी हो गई, विश्वास हो गया, ये सभी मानव मूल्य के हिस्से हैं। चलिए पढ़ के बता देता हूँ मैं इसमें लिखा क्या है मैंने। मानव मूल्य वे विशेषताएं हैं जो लोगों को एक दूसरे के साथ बातचीत करते समय मानवता के तत्वों को ध्यान में रखने के लिए प्रेरित करती हैं। ये मूल्य समाज में व्यवहारिक जीवन के लिए आधारभूत होते हैं। सरल शब्दों में मानव मूल्यों को सार्वभौमिक और सभी मानव जाति द्वारा साझा किया गया माना जाता है, चाहे उनकी धर्म, राष्ट्रीयता, संस्कृति या व्यक्तिगत इतिहास कुछ भी हो। इन मूल्यों का स्वभाव ऐसा होता है जो दूसरे के प्रति विचारशीलता को प्रेरित करता है। देखिए, यहाँ पर कुछ टर्म्स आए हैं जैसे धर्म, राष्ट्रीयता, संस्कृति और व्यक्तिगत इतिहास। इसका मतलब ये है कि आप किसी भी कल्चर से आते हो, किसी भी संस्कृति, धर्म या फिर किसी भूमि के किसी अन्य टुकड़े यानी किसी अन्य देश से आते हो, परंतु आप सभी के लिए जो मानव वैल्यूज़ हैं, ह्यूमन वैल्यूज़ हैं यानी मानव मूल्य हैं, वो समान रहेंगे। ईमानदारी परिवर्तित नहीं होगी और सत्यनिष्ठा, इंटीग्रिटी परिवर्तित नहीं होगी। विश्वास पर अलग नहीं है किसी से, ये भी इसमें शामिल है। और दया हो गई और दूसरों की देखभाल करना, ये सब चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। जो भी कल्चर हो इनको धारण ही करता है। यदि इन मानव मूल्यों को वो धारण नहीं करता तो वो किसी प्रकार का धर्म नहीं है, वो सिर्फ एक पाखंड है। ओके, अब हम बात करेंगे आगे मूल्य का अर्थ क्या है। क्या बात करेंगे? मूल्य का अर्थ क्या है यानी मीनिंग ऑफ वैल्यू। तो पहले इसे थोड़ा सा आगे कर देता हूं मैं। देखिए, ये जो मूल्य शब्द है यानी वैल्यू शब्द है वो लैटिन भाषा के वैलेयर शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है मूल्यवान होना। अगर ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की बात करें तो मूल्य शब्द का जो अर्थ होता है वो परिवर्तित हो जाता है। यहाँ पर इसका अर्थ हो जाता है किसी वस्तु की उपयोगिता या इच्छा या महत्व हो जाता है। ओके, लेकिन आर के मुखर्जी 1965 में इन्होंने परिभाषा दी थी। इनके अनुसार मूल्य वे सामाजिक रूप से स्वीकृत इच्छाएं, लक्ष्य है जो प्रशिक्षण, शिक्षण या समाजीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से आंतरिक रूप से अपनाए जाते हैं और व्यक्तिगत मानक व आकांक्षाएं बन जाते हैं। देखिए, ये इन्होंने जो आर के मुखर्जी है इन्होंने बताया कि मूल्य जो है वो सामाजिक रूप से स्वीकृत इच्छाएं व लक्ष्य होते हैं। ठीक है, जो कि प्रशिक्षण, शिक्षण और समाजीकरण की प्रक्रिया में आंतरिक रूप से अपना योगदान देते हैं और व्यक्तिगत मानव और आकांक्षाएं बनाए रखते हैं। संदर्भ की बात करें, इसके मूल्य के संदर्भ में बात कर लेते हैं हम कुछ तथ्य। मूल्य का मतलब होता है मूल्यवान होना। इसे आंतरिक महत्व के रूप में समझा जा सकता है। जो कुछ भी किसी के द्वारा पसंद, सराहा, अनुमोदित या आनंदित किया जाता है वह मूल्यवान होता है। देखिए, कोई भी ऐसी चीज जो लोगों को पसंद आती है, ओके, कोई भी ऐसी चीज जो लोगों को पसंद आती है, जिससे वो सराहना करते हैं, जिसके प्रति वो अनुमोदित होते हैं, वो क्या होती है? मूल्यवान होती है। ओके, इसे इस तरह परिभाषित किया जा सकता है
कि मूल्य वे चीजें हैं जिन्हें किसी व्यक्ति या संगठन द्वारा महत्वपूर्ण माना जाता है। देखिए, व्यक्ति हो या फिर संस्थान हो, ये उनके लिए महत्वपूर्ण होते हैं। और ये होती क्या हैं? उदाहरण के लिए साहस है इसमें शामिल, ईमानदारी इसमें शामिल है, स्वतंत्रता शामिल है, नवाचार शामिल है। जब मूल्यों का एक अंतर संबंध स्वीकृत और सुसंगत सेट होता है तो इसे मूल्य प्रणाली यानी वैल्यू सिस्टम कहा जाता है। इसमें क्या है कि जो मानवीय विशेषताएं हैं जैसे ईमानदारी, साहस, ये सभी एक सुसंगठित तरीके से एक समूह में पिरोए जाते हैं, यानी समूह में अंतर्बद्ध हो जाते हैं। इसे क्या कह दिया जाता है? वैल्यू सिस्टम कह दिया जाता है। आगे देखते हैं। तो पहले अगर हम वैल्यू के इंपॉर्टेंस की बात करें तो ये हमारे जीवन के मार्गदर्शन का सिद्धांत होते हैं। क्या करते हैं? ये हमारे जीवन को मार्गदर्शित रखते हैं और ये हमारे जीवन को सकारात्मक मानव व्यवहार और दैनिक जीवन के कार्यों के लिए आवश्यक होते हैं। अब जीवन को सकारात्मकता तो देते हैं, लेकिन जो दैनिक जीवन के कार्य हैं वो क्या हैं? तो वो हैं हमारी रुचियां, चुनावों, आवश्यकताओं, इच्छाओं और प्राथमिकताओं के आधार पर तैयार किया जाता है। यानी ये जो हमारी रुचियां हैं यही हमारे दैनिक जीवन को प्रभावित करती हैं। अब हम बात करेंगे मूल्य की आवश्यकता। क्या, किसकी बात करेंगे? मूल्य की आवश्यकता, नीड ऑफ वैल्यू। हर दिन कई परिस्थितियों का सामना करते हैं जो हमारे धैर्य, चरित्र और मन की शांति की परीक्षा लेती हैं। हमें प्रतिदिन कठिन निर्णय लेने पड़ते हैं। इन परिस्थितियों में हमारा मार्गदर्शन करने वाले हमारे मूल्य होते हैं। देखिए, जो हमारी परिस्थितियां होती हैं, जब ये विषम परिस्थितियां आती हैं तो ये हमारे जो मूल्य होते हैं यही हमारे जीवन का मार्गदर्शन करते हैं कि हम उन परिस्थितियों से निकल सके। इसका कहने का मतलब ये है, जब हमारे कार्य और शब्द हमारे मूल्यों के अनुसार होते हैं तो जीवन अच्छा लगता है और हमें संतोष, आत्मविश्वास और संतुष्टि का अनुभव होता है। लेकिन जब हमारा व्यवहार हमारे मूल्यों से मेल नहीं खाता तो हमें बेचैनी, असंतोष महसूस होता है। यह असुविधाजनक भावना हमें बताती है कुछ ठीक नहीं है। देखिए, क्या होता है कि जब हम अपनी शर्तों पर कहते नहीं कि मैं अपना जीवन अपनी शर्तों पर जीऊंगा, यानी यहाँ पर जो शर्तें हैं वो हमारे मूल्य होते हैं कि मैं अपने मूल्यों को त्याग कर अपने जीवन का निर्वाह नहीं करूँगा। तो जब हम अपने मूल्यों का निर्वाह करते हैं तो हमें संतुष्टि होती है, हमारे जीवन में शांति होती है। इसके विपरीत जब हम अपने मूल्यों के विपरीत जीवन जीते हैं तो हमारा मन अशांत होता है, हमें कुछ ऐसा लगता है कुछ भी ठीक नहीं है, हमें असुविधाजनक महसूस होता है। अब मुख्य चीज पर आते हैं कि जीवन में मूल्यों की आवश्यकता क्यों है। जीवन में मूल्यों की आवश्यकता क्यों है? तो पहला जो चीज है वो है सही रास्ता दिखाने के लिए। मूल्य क्या करते हैं? हमें सही रास्ता प्रदर्शित करते हैं। सत्य, अच्छाई और सुंदरता का महत्व सिखाने के लिए इसकी आवश्यकता है। जीवन को दिशा देने और आनंद लाने के लिए, जीवन के प्रति संतोष प्राप्त करने के लिए, जीवन में शांति प्राप्त करने के लिए, चरित्र का विकास करने के लिए, हमारी संस्कृति धरोहर और संरक्षित धरोहर को संरक्षित करने के लिए। अब भैया ये हमारी धरोहर को संरक्षित कैसे करेगी और हमारी संस्कृति ये इसमें कैसे आ गई? तो देखिए, ह्यूमन वैल्यूज जो होती है, मैंने अभी बताया था कि ये ह्यूमन वैल्यू जो है, मानव मूल्य सभी धर्मों में कॉमन होते हैं, उभयनिष्ठ होते हैं, सब में पाए ही जाते हैं। यदि जो भी संस्कृति है उसकी जो मूलभूत विचार होते हैं यही होते हैं। जब हम इनका पालन करते हैं तो हम अपनी संस्कृति का भी रक्षण कर रहे होते हैं। जैसे अगर हम किसी धर्म की या फिर किसी संस्कृति की बात करें तो वहाँ सिखाया जाता है कि आप अपने बड़ों का सम्मान करें, सत्य बोलें। क्या आप बता सकते हैं कोई ऐसा धर्म होगा या कोई कल्चर होगा जहाँ पर ये ना सिखाया जाता हो? इसी प्रकार जब हम इन्हें अपनाते हैं तो अपनी संस्कृति का भी रक्षण करते हैं।
व्यवहार में सकारात्मक सोच लाने के लिए और समाज में शांति सद्भावना को बढ़ावा देने के लिए। ओके, समाज में जो शांति बनी रहे इसके लिए भी ये महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं हम। अब बात करेंगे हम मूलभूत मूल्य यानी बेसिक ह्यूमन वैल्यूज के बारे में। ये क्या है? तो पहला जो है वो है सहयोग। क्या है? सहयोग है। ओके, यानी कोऑपरेशन। कोऑपरेशन का मतलब क्या है? जब हम किसी लक्ष्य की ओर अग्रसर होते हैं तो हम उस लक्ष्य के मार्ग में एक दूसरे की जो सहायता करते हैं, उन्हें सहारा देते हैं, यही सहयोग और कोऑपरेशन है। अब इसे पढ़ लेते हैं क्या लिखा है इसमें। सहयोग का अर्थ है एक साथ मिलकर एक ही लक्ष्य की प्राप्ति के लिए काम करना या किसी समस्या को हल करने में सबसे महत्वपूर्ण गुणों में से एक है। दूसरों की राय और आवाज को शामिल करने के लिए न केवल विषय पर चर्चा होती है बल्कि संतुलित समाधान तक पहुंचने में मदद मिलती है। देखिए वही बात है, जब हम एक दूसरे की सहायता करते हैं तो एक संतुलित रास्ता निकल के आता है, एक समाधान जो एक दूसरे की सहायता करता है उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। दूसरा जो ह्यूमन वैल्यू है वो है देखभाल यानी केयरिंग। केयरिंग का मतलब क्या है? यानी हम एक दूसरे के प्रति दयालुता रखें, यानी दया का भाव रखें और एक दूसरे के प्रति चिंता रखें। अब चिंता इन सेंस ये नहीं है कि बहुत अधिक चिंता हो, यानी हमें उन्हें कोई कष्ट ना पहुंचे इस चीज की चिंता। ओके, और विशेषकर अगर हम चिंता की बात करें तो इसमें उन लोगों की चिंता को सम्मिलित किया जाता है जो कि अपनी देखभाल नहीं कर सकते, जो कैपेबल नहीं है सेल्फ अवेयरनेस के बारे में, या फिर सेल्फ केयर नहीं कर सकते, यानी स्वयं की केयरिंग नहीं कर सकते। ओके, तो इन चीजों को ध्यान देना, यानी जो सक्षम नहीं है उनकी केयर करना। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जो आता है वो है ईमानदारी। ओके, अब ईमानदारी क्या है? ये किसी व्यक्ति द्वारा निष्पक्ष होना और सत्य बोलने वाला एक गुण है। ईमानदारी क्या है? या किसी व्यक्ति की उस विशेषता को प्रदर्शित करता है जो विषम परिस्थितियों में भी सत्य बोलता है और निष्पक्ष रहता है। पढ़ लेते हैं थोड़ा सा इसे। ईमानदारी एक महत्वपूर्ण मानव मूल्य है। एक ईमानदार व्यक्ति सीधा, ईमानदार, निष्पक्ष और सच्चा होता है। ईमानदार होने से आत्मा को संतोष मिलता है जो झूठ से होने वाले नुकसान से अधिक है, कहीं अधिक है। उसके बाद बात करते हैं चौथे नंबर पर प्रेम की, यानी लव। लव क्या है? जीवन में प्रेम का होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह प्रेम परिवार, मित्रों, विश्वास और स्वयं के प्रति हो सकता है। यह ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत है जो जीवन को सुचारू रूप से चलाने में मदद करता है। प्रेम क्या है? देखिए, हमारे मित्रों, परिवार और सगे संबंधियों के बीच जो लगाव की भावना होती है, जो वही हम प्रेम कहा जाता है उसे। इसमें एक क्वेश्चन बनता है, प्रेम और मोह में अंतर क्या है? ओके, यानी लव एंड इन्फेक्चुएशन में डिफरेंस बताइए, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसे याद रखिएगा। उसके बाद बात करते हैं सम्मान यानी रिस्पेक्ट। सम्मान देखिए क्या होता है? जब हम किसी व्यक्ति से प्रभावित होते हैं और उसके प्रभावित किससे होंगे? उसके गुणों से होंगे। यानी जब हम उसकी प्रशंसा करते हैं, उसके गुणों से, उसके आचरण से प्रभावित होते हैं, तो उसे ही कहते हैं कि हम उस व्यक्ति की रिस्पेक्ट करते हैं। ये क्या शो करता है? हमें उसके प्रति रिस्पेक्ट शो करता है। सम्मान का अर्थ है किसी की क्षमताओं, गुणों या उपलब्धियों के प्रति गहरी प्रशंसा। यदि आप चाहते हैं कि लोग आपको सम्मान दें, तो आपको दूसरों को सम्मान देना चाहिए। यह ऐसा मूल्य है जो किसी छवि को बेहतर बनाने में मदद करता है, जो आपकी छवि को बेहतर बनाने में मदद करता है। ओके, एक चीज बहुत कहावत फेमस है कि आप जब दूसरों को सम्मान देंगे तभी वो आपको सम्मान देंगे। ओके, तो आपको दूसरों को सम्मान देना चाहिए ताकि आप खुद सम्मान गेन कर सकें, और ये आपकी छवि को भी सुधारता है। उसके बाद बात करते हैं
प्रतिबद्धता की। क्या बात करते हैं? प्रतिबद्धता यानी कमिटमेंट। प्रतिबद्धता कमिटमेंट है क्या? जो हमारी दृढ़ता होती है, साहस का प्रतीक यही होता है। इसमें हम करते क्या हैं? जो हम वादा करते हैं, जो हमारे उत्तरदायित्व होते हैं, उसके प्रति हम प्रतिबद्ध होते हैं कि हम किसी भी परिस्थिति, यानी जो यदि हम प्रतिकूल परिस्थितियों में भी हैं तो हम अपने वचनों पर, अपनी बातों पर, अपने वादों पर खरे उतरेंगे, हम उन्हें पूर्ण करेंगे। उसके बाद बात करते हैं धैर्य। धैर्य क्या है? धैर्य भी एक प्रकार की विशेषता है। जब हम विषम परिस्थितियों में होते हैं तो अपनी प्रक्रिया के दौरान जो विश्वास बनाए रखते हैं और साहस नहीं खोते हैं, उसे ही हम धैर्य कहा जाता है। अधिक भाव प्रकट नहीं करते, ना प्रसन्नता ना ही दुख, वही धैर्य होता है। धैर्य एक ऐसा मूल्य है जो उत्पादकता को भी बढ़ाता है या बेहतर निर्णय लेने के लिए मन की स्पष्ट स्थिति बनाता है। देखिए, जब भी अगर निर्णय लेना हो तो धैर्य धारण करना एक महत्वपूर्ण होता है। आपको याद होगा महेंद्र सिंह धोनी, एक नाम जिनके विषय में कहा जाता है, वो हमेशा कहते हैं कि आप जितना अधिक धैर्य बनाकर रखेंगे अपने खेल में, अपनी किसी भी कार्य में, आपके सफल होने की चांसेस उतने अधिक हो जाते हैं, क्योंकि आप उन सभी पहलुओं को सोच पाएंगे जो आपके कार्य, आपके खेल को प्रभावित करते हैं। आगे बात करते हैं, 8वें पर है सहिष्णुता यानी टॉलरेंस। इसे पढ़ते हैं थोड़ा सा। ऐसे लोग होते हैं जिनसे हमें गुस्सा आता है या जिनके साथ हम किसी मुद्दे पर सहमत नहीं होते। ऐसी परिस्थितियों में तिरस्कार दिखाने के बजाय सहिष्णुता एक बेहतर विकल्प है। यह सम्मान, धैर्य और शिष्टाचार को दिखाता है, जो अपने आप में महत्वपूर्ण मूल्य है। टॉलरेंस मैं समझाता हूँ क्या होता है। देखिए, जब हम किसी से सहमत नहीं होते, हमारे विचार एक दूसरे से मैच नहीं करते, तो हमें क्रोध आ जाता है उन लोगों पर। इसके विपरीत है, यदि हम विचार सहमत नहीं हो तो उनका अपमान करें, इससे अच्छा क्या होगा, हम उनके ओपिनियन, की रिस्पेक्ट करें और उन्हें सम्मान दें। क्या हो सकता है ऐसा करने से वो भी हमारे विचार पर विचार करें, यानी हमारे विचारों पर गहराई से सोचे और उन्हें क्या पता समझ में आ जाए कि यह चीज़ सही है, या फिर हम उनके विचारों को समझ जाएं कि हाँ वो सही है। जरूरी नहीं कि हर जगह हम ही सही हो या फिर हर जगह सामने वाला व्यक्ति ही गलत हो। अब आभार यानी अप्रिसिएशन। अप्रिसिएशन क्या है? जैसे जब हम किसी को धन्यवाद बोलते हैं, क्षमा मांगते हैं, ये सब हमारे अप्रिसिएशन के भाव हैं। यानी छोटे शब्दों जैसे धन्यवाद कहना या किसी उत्कृष्ट सेवा को स्वीकार करना न केवल उस व्यक्ति के प्रति प्रोत्साहनकारी होता है, बल्कि अपने अंदर की प्रशंसा की भावना को बढ़ाता है। आपके अंदर की प्रशंसा की भावना को बढ़ाता है। जब कोई व्यक्ति होता है, जब कोई वो अच्छा कार्य करता है तो यदि उसकी प्रशंसा करते हैं, वही होता है उसकी अप्रिसिएशन, आभार। 10वां मूल्य जो है वो करुणा यानी कंपैशन। हम सभी मानवता के हिस्से हैं, भले ही हमारी त्वचा का रंग, धार्मिक मान्यताएं और राजनीतिक दृष्टिकोण अलग अलग हों, लेकिन अंत में हम एक दूसरे की देखभाल करनी होती है। देखिए क्या होता है, जब ही मैंने अभी केयरिंग बताई थी, वही है ये, उसी से मिलता जुलता है। यदि हमारे धार्मिक विचार अलग हैं, ठीक है, हमारे राजनीतिक विचार अलग हैं, हम रंग रूप में भिन्न दिखते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम उनमें भेदभाव करें। हमें एक दूसरे का सहारा बनना होता है, हमें एक दूसरे के प्रति दया का भाव रखना होता है, यही है करुणा। हालांकि आज की जो परिस्थितियां हैं भारत में, वो इसे शो नहीं करती। आज हम हिंदू, मुस्लिम, जाति पात इन सभी चीज़ों में विभाजित हैं, एक दूसरे को नुकसान पहुंचाते हैं। 11वां जो हमारा मानव मूल्य है वो है विश्वास यानी फेथ। विश्वास का अर्थ है किसी पर या किसी चीज पर भरोसा। यह एक ऐसी ताकत है जो हमें असंभव चीजों को पूरा करने का साहस देती है। उसके बाद 12वें गुण की बात करते हैं, सौंदर्य, ब्यूटी
सौंदर्य का सही अर्थ प्रकृति के साथ सामंजस्य और संतुलन में होना है। हमारे जीवन में जिन चीज़ों का व्यक्तिगत महत्व है, जैसे परिवार हो गया, मित्रता, ये हमें गहरी खुशियाँ देते हैं और हमें हमारे जीवन को खूबसूरत बनाते हैं। यानी क्या है कि सौंदर्य का आशय हम प्रकृति के साथ संतुलन में है, सामंजस्य में है, यह भावना ही सौंदर्य है। ओके, कहते नहीं कि जो भी प्राकृतिक चीजें हैं वो हमें सुंदर दिखती हैं, इसी प्रकार जो हमारा परिवार है, मित्रता है, जो हमें खुशियां भी देता है, यह भी भावना एक सुंदरता का प्रतिस्वरूप है। उसके बाद बात करते हैं विश्वास, ट्रस्ट। अभी भैया फेथ पढ़ा था, अब ट्रस्ट, तो इनमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, ज्यादा नहीं। विश्वास का अर्थ है भरोसा और सत्य, यह किसी संबंध की नहीं होता है। जैसे हम दो पार्टनर्स होते हैं, उनके जो बीच में होता है वो ट्रस्ट होता है, ठीक है। वो ट्रस्ट शो करता है कि ये हमें कभी चीट नहीं करेगा, या ऐसी चीजें ट्रस्ट को शो करती हैं। उसके बाद बात करते हैं इंटीग्रिटी की। आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल ARA को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करिएगा। एक प्यारा सा कमेंट करने से आप हमारे चैनल की रीच बढ़ जाती है। आप रीच बढ़ेगी तो भाई फायदा तो होगा, और हम आपके लिए इस तरह लेक्चर्स लाते रहेंगे, मोटिवेशन बना रहेंगे। अगर आप लोग सपोर्ट ही नहीं करेंगे तो हम भी लेक्चर लाना बंद ही कर देंगे इस तरह, क्योंकि 2 साल हो रहे हैं चैनल मोनेटाइज नहीं हो रहा है। तो प्लीज शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। इसके बाद बात करते हैं इंटीग्रिटी की। इंटीग्रिटी यानी सत्यनिष्ठा। ये क्या है? सत्यनिष्ठा का अर्थ है ईमानदारी और मजबूत नैतिक सिद्धांत रखना। यह मूल्य दृढ़ता और अपने मूल्यों पर अडिग रहने की शक्ति को दर्शाता है। मैं समझाता हूँ। इंटीग्रिटी लोगों को और नहीं समझ में आती, लोग ईमानदारी और इंटीग्रिटी में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं एग्जांपल देना चाहूँगा, जैसे एक क्रिकेट मैच चल रहा है। ओके, एक क्रिकेट मैच चल रहा है और वहाँ पर बैटिंग कर रहे हैं महान सचिन तेंदुलकर। अब बॉलर ने बॉल फेंकी और हल्की सी एच लगी, जो कि अपील की फिर बॉलर ने, और अंपायर ने नॉट आउट दे दिया। उसके बाद उन्होंने डीआरएस लिया या फिर कह दीजिए नॉट आउट देने के बाद सचिन तेंदुलकर ने एक निर्णय लिया, क्योंकि उन्हें पता था कि ये एच लगी है, मैं आउट हूं, तो वो स्वयं ही अपने बैटिंग छोड़कर आउट लें और ग्राउंड से बाहर चले जाएं। ये जो भावना है, ये है इंटीग्रिटी, यानी अपने सिद्धांतों पर अडिग होना। ईमानदार होना क्या है कि यदि नियमों के अनुसार यदि मैं नियमों के अनुसार सही हूं तो फिर वो ईमानदारी है। और इंटीग्रिटी ये है कि जब मुझे पता है ये किसी भी प्रकार से सही नहीं है, चाहे नियम मेरे पक्ष में हो या फिर अपक्ष में ना हो, अपने आप को सही सत्य की राह पर चलाए रखना, ये इंटीग्रिटी है। उसके बाद बात करते हैं बुद्धिमत्ता, विजडम। बुद्धिमत्ता सबसे महत्वपूर्ण मानव मूल्यों में से एक है। यह अनुभव, अच्छे निर्णय और उनसे उत्पन्न कार्रवाई और निर्णय की सुदृढ़ता का गुण है। क्या है? सुदृढ़ता का गुण है। भैया ये विजडम किस प्रकार का? देखिए, जो मनुष्य है उसमें सोचने समझने की और उचित अनुचित की जो क्षमता है, निर्णय लेने की क्षमता, इसी कारण वो मनुष्य है। ओके, और ये कहाँ से आते हैं? उसे अपने मस्तिष्क से आते हैं, इसीलिए ये भी एक मानव मूल्य है। आगे बात करेंगे हम मूल्य के स्रोतों की, यानी मूल्य के सोर्स क्या है, वैल्यू ऑफ सोर्स। ये हमें कैसे प्राप्त होते हैं, यानी जो हमारे मूल्य है, वैल्यूज हैं, ये हमें प्राप्त कहाँ से हो रहे हैं, कैसे प्राप्त होते हैं। तो पहला जो हमारा मूल्य है वो है, मूल्य का जो स्रोत है वो है फैमिली, यानी परिवार। ओके, परिवार मूल्य का सबसे बड़ा स्रोत होता है। यदि कोई पूछे तो परिवार का सबसे बड़ा स्रोत जो मूल्य क्या होता है वो फैमिली होती है। एक बच्चा अपने पहले मूल्य अपने परिवार से सीखता है, समझ में आई बात,
कि जो बालक होता है सबसे पहले जो चीजें सीखता है वो अपने परिवार से ही सीखता है, इसलिए सबसे बड़ा स्रोत क्या है वैल्यूज का, मूल्यों का, वो परिवार है। नंबर 2 पर है मित्र और सहकर्मी यानी दोस्त। अब मित्र और सहकर्मी मूल्यों को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। देखिए एक कहावत है कि जिस व्यक्ति के जैसे मित्र होते हैं वो व्यक्ति वैसा ही बन जाता है। तो ये इसलिए है क्योंकि वो मित्र एक प्रकार की वैल्यू, किस प्रकार की नकारात्मक वैल्यू ऐड कर रहे हैं उस व्यक्ति के जीवन में या फिर सकारात्मक। यदि सकारात्मक तो वो व्यक्ति महान बनेगा और नकारात्मक तो वो व्यक्ति दुष्टता की ओर, अधर्म की ओर अग्रसित हो जाएगा। उसके बाद कम्युनिटी, समाज या समुदाय। या अब समाज व हिस्सा होने के नाते, समाज का हिस्सा होने के नाते एक व्यक्ति समाज या समाज के समूह यानी समुदाय के समूह, देखिए 2 जगह समाज हो गया तो एक जगह समुदाय होगा, समुदाय के विभिन्न समूहों के मूल्य प्राप्त करता है। अब मानो क्या है, एक सामाजिक प्राणी है, वह एक समाज में रहता है तो वो अपने समाज से जो मूल्य वो सीखता है वो भी इसमें शामिल होते हैं। उसके बाद आता है विद्यालय। एक छात्र के रूप में विद्यालय और शिक्षक मूल्य प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जो शिक्षक होता है परिवार के बाद सबसे ज्यादा जो मूल्य कहीं से सीखता है वो विद्यालय से सीखता है। उसके बाद आता है मीडिया। मीडिया में क्या है, जो हमारे व्यंग अंग होते हैं, हम टीवी देखते हैं, ये सब जो कार्य करते हैं, प्रिंट पेपर पढ़ते हैं, इन सब से जो हम सीखते हैं वो सब ये भी एक सोर्स बन जाते हैं एक प्रकार से। क्योंकि हमें कैसे पता होगा कि ये वेस्टर्न कल्चर है, ये वेस्टर्न मूल्य है, भारतीय मूल्य है, वो हमें बाहरी मूल्यों को देखने से पता चलेगा। वो कैसे देखेंगे, मीडिया के थ्रू देखेंगे। उसके बाद बात करेंगे रिलेटिव, रिश्तेदार। अब रिश्तेदार भी हमें कई सारी चीजें सिखाते हैं। उसके बाद संगठन, ऑर्गेनाइजेशन। संगठन ऑर्गेनाइजेशन की बात करें अगर हम, तो संगठन ऑर्गेनाइजेशन कैसे हेल्प करते हैं, हम किस संस्था से जुड़े होते हैं तो उसके कुछ नियम होते हैं, अनुशासन होते हैं, उसके मूल्य होते हैं, वो हमें सिखाते हैं। तो इस प्रकार वो भी अपनी वैल्यू हमें ऐड कर देते हैं। उसके बाद बात करते हैं रिलीजन। देखिए रिलीजन सबसे महत्वपूर्ण दृष्टिकोण के अनुसार हो जाता है। क्यों, एक समाज में एक कल्चर होता है और वो कल्चर उस रिलीजन के पर निर्भर करता है। और परिवार क्या होता है, कल्चर की एक इकाई होती है। समाज की एक इकाई परिवार होता है। तो परिवार उसे छोटे रूप में रिप्रेजेंट कर रहा होता है और परिवार अपने कल्चर यानी समाज के में जो कल्चर व्याप्त है उसे अपनाता है। तो और वो कल्चर किसका है, एक धर्म का है। तो धर्म की सारी चीजों को बच्चा अपने परिवार के द्वारा सीखता है। लेकिन एक चीज ध्यान देने वाली बात यह होती है कि धर्म में भी भिन्न भिन्न स्थानों पर कल्चर भिन्न भिन्न हो सकता है। कैसे, धर्म एक ही है लेकिन कल्चर भिन्न भिन्न। जैसे मैं एग्जांपल इसका भी दे देता हूं, जैसे हमारे यहाँ नॉर्थ इंडिया में क्या होता है कि जो यहाँ के ब्राह्मण होते हैं ये मांस नहीं खाते। सही बात है, नहीं खाते, मतलब हालांकि खाते हैं, बहुत से लोग खाते हैं, पर एक मान्यता है जो मानते हैं ना। लेकिन इसके विपरीत ब्राह्मण क्या कह लें, कोई भी व्यक्ति जो हिंदू धर्म को मानता है वो कहता है कि मांस नहीं खाना चाहिए, हमारे धर्म के विरुद्ध। इसके विपरीत हम साउथ इंडिया में जाएं, वहां पर मांस खाया जाता है क्योंकि उसका कल्चर है ये, क्योंकि उनकी और कल्चर ज्योग्राफी पर निर्भर करता है, क्योंकि वहां पर समुद्र है, वो वहां से फूड मिलता है उन्हें, तो इसलिए वो मांस का सेवन करते हैं, मछली। ओके, आगे हम बात करते हैं आंतरिक और बाहरी मूल्य। पहले आंतरिक मूल्य देख लेते हैं क्या होता है। इंट्रिंसिक का अर्थ है स्वयं में या अपने आप में। ठीक है, आंतरिक का मतलब ही है स्वयं में, अपने आप में। आंतरिक मूल्य वे मूल्य हैं जिनका स्वाभाविक गुण होता है और जो किसी अंतिम उद्देश्य से स्वतंत्र होते हैं। देखिए ये ऐसी चीजें होती हैं कि तत्कालिक होती हैं, टेम्परेरी होती हैं, ये किसी अंतिम उद्देश्य इनका नहीं होता। ठीक है,
और जैसे कि उदाहरण से अधिक अच्छे समझ पाएंगे इसका, जैसे खुशी, शांति, आनंद, सत्य। अब खुश रहना एक इसका कोई अंतिम लक्ष्य नहीं है, हम टेम्परेरी है, एक समय में जी रहे हैं, हम चाहते हैं कि उसमें हम खुश हों, उसमें हम सत्य बोलें और उसमें आनंदित रहें और हमारा मन शांत हो। उसके बाद बाहरी मूल्य की बात करें, बाहरी मूल्य वे हैं जिनका महत्व इन बातों पर निर्भर करता है कि वे कितने आंतरिक मूल्य उत्पन्न करते हैं। बाहरी मूल्य क्या है? जो मूल्य बाहर से आते हैं, एक तो ये चीज, लेकिन वो बाहरी मूल्य और हमारी अंतरात्मा में, हमारे आंतरिक मन में कितने मूल्य उत्पन्न कर सकते हैं, ये भी बात इसमें शामिल हो जाती है। और इसके उदाहरण क्या है? परिवार का होना एक बाहरी मूल्य है, क्योंकि इसका महत्व इस बात पर निर्भर करता है कि यह कितनी खुशियां, आनंद प्रदान कर सकता है। बात समझे? परिवार होना एक बाहरी मूल्य है, लेकिन वह हमें कितनी खुशियां दे सकता है। परिवार से खुशी मिलेगी हम जो अपने लोगों के साथ रहते हैं। अब बात करेंगे कि मूल्य के प्रकार के बारे में। क्या बात करेंगे? मूल्य के प्रकार के बारे में। तो मूल्य के निम्नलिखित देखिए 2 प्रकार होते हैं, ठीक है। पहला जो होता है टर्मिनल मूल्य होता है, उसके बाद जो होता है इंस्ट्रूमेंटल मूल्य होता है। तो हम एक एक करके पढ़ेंगे अभी हम। तो पहले देखेंगे कि टर्मिनल मूल्य क्या होते हैं। टर्मिनल मूल्य वे होते हैं जिन्हें हम सबसे महत्वपूर्ण या सबसे वांछनीय मानते हैं। ये उन वांछनीय अंतिम अवस्थाओं को दर्शाते हैं जिन्हें एक व्यक्ति अपने जीवन काल में प्राप्त करना चाहता है। देखिए, जो चीजें व्यक्ति प्राप्त करना चाहता है, मूल्यों की बात कर रहे हैं, ऐसे मूल्यों का समूह होता है जो व्यक्ति प्राप्त करना चाहता है, जैसे खुशी हो गई, आत्मसम्मान होगा और मान्यता हो गया और आंतरिक सामंजस्य हो गया और समृद्ध जीवन जीना, पेशेवर उत्कृष्टता। ये सभी क्या है? टर्मिनल वैल्यूज हैं। अब हम बात करेंगे इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज की। ये क्या होती हैं? इंस्ट्रूमेंटल मूल्य उन आचरण या तरीकों को दर्शाते हैं जो टर्मिनल वैल्यू को प्राप्त करने के लिए स्वीकार्य माने जाते हैं। ये हमारे चरित्र के निर्माण को बेहतर बनाने के लिए कार्य करते हैं, यानी हमारे चरित्र के निर्माण में कार्य करते हैं। अब चरित्र का निर्माण कैसे होगा? ईमानदार होने से होगा, गंभीर होने से होगा, नैतिक होने से होगा, महत्वाकांक्षी होना होगा। ये सब हमें ये जो है इंस्ट्रूमेंटल मूल्य हैं। ये हमारे आज का लेक्चर ये हमारा यहीं समाप्त होता है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए।